एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो अगेन आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है। एज टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। सो आज के इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वे सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही, बट साथ ही साथ वे सारे ही क्वेश्चन आपके इस साल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके इस साल की एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो यू जस्ट हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड to know all your important previous year questions. But before we discuss the questions, I hope कि आप लोगों ने क्लास 11 हिस्ट्री के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो देखा होगा। बट अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है देन आप डायरेक्टली आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आपको उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स फाइनली डिस्कस द क्वेश्चंस। So this is the previous year question paper of class 11 political science. So I'm so sorry, इस क्वेश्चन पेपर का क्वालिटी थोड़ा सा खराब है, बट डोंट वरी, आई विल रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर यू ऑल एंड इवन मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करूंगी। सो इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है ये आपके लेटेस्ट फॉर्मेट से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। सो इसीलिए फॉर्मेट को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड अगर अभी तक आप लोगों को नहीं पता है कि आपका लेटेस्ट क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का फॉर्मेट क्या है, सो मैंने क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का लेटेस्ट सैम्पल पेपर के ऊपर भी वीडियो बनाया है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को भी नहीं देखा है देन आप डायरेक्टली आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। सो नाउ अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो आपका पहला क्वेश्चन है, सो पहला क्वेश्चन आपके करंट सिलेबस में नहीं है। सो इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो द सेकंड क्वेश्चन इज हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको किनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है एंड ये क्वेश्चन बेसिकली आपका जो फर्स्ट बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, सो फर्स्ट बुक का जो 4th चैप्टर है द एग्जीक्यूटिव, सो उस चैप्टर से पूछा गया है। सो बेसिकली हमारे इंडियन प्रेसिडेंट को हमारे इंडिया में जितने भी एमपीज एंड एमएलएज है जो कि इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं, सो इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज द्वारा हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। सो आई एम प्रोवाइडिंग यू द आंसर ऑल्सो, सो प्लीज चेक द आंसर। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, Why were two houses of parliament of India formed? सो ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट बुक से ही 5th चैप्टर से पूछा गया है, लेजिस्लेचर। सो हमारे इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउसेस क्यों होता है, 2 हाउसेस को क्यों फॉर्म किया गया है, राज्यसभा एंड लोकसभा को क्यों फॉर्म किया गया है। सो मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर को आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज चेक द आंसर, क्योंकि अगर मैं हर एक आंसर को एक्सप्लेन करने जाऊंगी, रीड करने जाऊंगी देन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 27 क्वेश्चन है। सो इसीलिए मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के आंसर को प्रोवाइड कर दूंगी, बट प्लीज आप लोग खुद से उन सारे आंसर्स को रीड कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। एंड ऐसा नहीं है कि आप अपने एग्जाम में इन्हीं सारे आंसर्स को लिख के आना, अगर आप चाहो देन इन सारे आंसर्स को पढ़ के अपने खुद के वर्ड्स में आंसर को फ्रेम कर सकते हो। Now your next question is question number 4. How can we promote equality? Mention any one method. So ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 3 से पूछा गया है, इक्वेलिटी, फ्रॉम योर सेकेंड बुक पॉलिटिकल थ्योरी। सो हम किस तरीके से इक्वेलिटी को प्रमोट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको एक ऐसा मेथड के बारे में बताना है जिसके थ्रू हम लोग इक्वेलिटी को प्रमोट कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, सो इसीलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। सो द क्वेश्चन इज राइट 2 फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। सो आपको फेडरल गवर्नमेंट के 2 फीचर्स के बारे में बताना है। एंड ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट बुक यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाले बुक का जो 7th चैप्टर है फेडरलिज्म, सो उस चैप्टर से पूछा गया है। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके करंट सिलेबस में नहीं है, बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसीलिए मैं आप लोग को ये क्वेश्चन एक बार समझा देती हूँ और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के आंसर को भी प्रोवाइड कर देती हूँ। सो द क्वेश्चन इज राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली आपको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में 2 डिफरेंसेस के बारे में लिखना है। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत।
सो आपको ग्राम पंचायत के 2 फंक्शंस के बारे में लिखना है। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपके 8th चैप्टर से पूछा गया है, लोकल गवर्नमेंट, फ्रॉम योर फर्स्ट बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो आपको फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी के बीच में 2 डिफरेंसेस के बारे में लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बेसिकली आपके फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, फ्रॉम योर फर्स्ट बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट एनी 2 क्लेम्स फॉर राइट्स विच द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हैज जनरेटेड। सो ये क्वेश्चन आपके सेकंड बुक यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी बुक का जो 5th चैप्टर है राइट्स, सो उस चैप्टर से पूछा गया है। सो जैसे जैसे हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे हमारी कंट्री में विकास हो रहा है, वैसे वैसे राइट्स का जो नंबर है वो भी हमारे लिए इंक्रीज हो रहा है। सो बेसिकली आपको 2 ऐसे राइट्स के बारे में बताना है जो कि डेवलपमेंट के प्रोसेस के द्वारा जनरेट हुआ है, यानी कि डेवलपमेंट होने की वजह से वे कौन से 2 राइट है जो कि हमें प्रोवाइड किए गए हैं। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विलेजन सिटीजन्स आर अ मस्ट फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी कमेंट। सो ये क्वेश्चन बेसिकली आपके 6th चैप्टर से पूछा गया है, सिटीजनशिप, फ्रॉम योर सेकंड बुक पॉलिटिकल थ्योरी। सो क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया है कि किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी को अच्छे से रन करने के लिए, सक्सेसफुली वर्क करवाने के लिए वेलिजन सिटीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो वेलिजन सिटीजन बेसिकली ऐसे नागरिक, ऐसे सिटीजन को कहा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं, जो कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं। सो किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी को अच्छे से रन करवाने के लिए, डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली वर्क करवाने के लिए उस कंट्री में वेलिजन सिटीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस चीज़ के बारे में आपको कमेंट करना है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताना है। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द 4 जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया है, जुडिशरी। सो आपको सुप्रीम कोर्ट के 4 जुरिस्डिक्शन यानी कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो 4 लीगल पावर होता है, जो 4 अथॉरिटी होता है, सो उन सारे जुरिस्डिक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास 4 इंपॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन होता है। पहला होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दूसरा होता है रिट जुरिस्डिक्शन, तीसरा होता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एंड चौथा होता है एपिलेट जुरिस्डिक्शन। सो इन चारों ही जुरिस्डिक्शन को आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। सो आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। सो ये क्वेश्चन बेसिकली आपका जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, सो उस बुक के डिफरेंट चैप्टर से पूछा गया है। सो आपका जो पॉइंट नंबर ए है अफर्मेटिव एक्शन, सो इसको आपको पॉइंट नंबर 4 के साथ मैच करना है, बैंक ऑफर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू सीनियर सिटीजन। आपका जो पॉइंट नंबर बी है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सो उसको आपको फर्स्ट पॉइंट के साथ मैच करना है, एवरी चाइल्ड शुड गेट फ्री एजुकेशन। सो बेसिकली हर एक चिल्ड्रन का ये अधिकार होता है कि उसको फ्री एजुकेशन मिले, हर एक चिल्ड्रन का ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। नाउ आपका जो पॉइंट नंबर सी है इक्वल राइट्स, सो पॉइंट नंबर सी को आपको पॉइंट नंबर 2 के साथ मैच करना है, एवरी एडल्ट सिटीजन हैज राइट टू वोट। सो हर एक एडल्ट सिटीजन के पास जो भी 18 प्लस के एज के होते हैं, सो हर एक एडल्ट सिटीजन के पास बेसिकली वोटिंग राइट्स होता है। सो ये क्या है, ये एक इक्वल राइट्स है। एंड आपका जो डी नंबर पॉइंट है डिफरेंट ट्रीटमेंट, सो डी नंबर पॉइंट को आपको पॉइंट नंबर 3 के साथ मैच करना है, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। सो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स में अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए यानी कि SC STs OBCs, सो अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। सो ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सजेस्ट सम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द इंडियन इलेक्शन सिस्टम। सो ये क्वेश्चन आपके 3rd चैप्टर से पूछा गया है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉम योर फर्स्ट बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। सो बेसिकली आपको कुछ ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को सजेस्ट करना है, कुछ ऐसे चुनाव सुधार को सजेस्ट करना है जो कि हमारे इंडियन इलेक्शन सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा।
ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक्सप्लेन द फोर राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ग्रांटेड इन आर्टिकल 19 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में जो हमें राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड किया गया है, सो राइट टू फ्रीडम के रिगार्डिंग ही आपको चार ऐसे राइट्स को एक्सप्लेन करना है, यानी कि बेसिकली राइट टू फ्रीडम में हमें कौन से राइट्स दिए जाते हैं, सो उन सारे राइट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाउ इज अ नेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सो क्वेश्चन नंबर 16 बेसिकली आपके सेकंड बुक के 7 चैप्टर से पूछा गया है, नेशनलिज्म। सो किस तरीके से एक नेशन, एक राष्ट्र दूसरे जितने भी कलेक्टिव बिलोंगिंग से, दूसरे जितने भी कलेक्टिव ग्रुप से, सो उन सारे कलेक्टिव ग्रुप से डिफरेंट है। सो बेसिकली आपको नेशन को डिफाइन करना है कि नेशन आखिर होता क्या है एंड किस तरीके से नेशन दूसरे कलेक्टिव ग्रुप से डिफरेंट होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 बेसिकली एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। सो ये जो पैराग्राफ है, सो ये पैराग्राफ बेसिकली आपके सेकंड बुक के 6 चैप्टर से लिया गया है, सिटीजनशिप। सो ये पैराग्राफ आपको अपने पेज नंबर 86 में मिल जाएगा। सो अगर आप चाहो देन आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो। हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर को आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। सो आपका पहला क्वेश्चन है, स्टेट द कंडीशन ऑफ अर्बन पुअर। सो बेसिकली शहरों में रहने वाले जितने भी पुअर व्यक्ति होते हैं, जितने भी गरीब व्यक्ति होते हैं, सो उन सारे अर्बन पुअर व्यक्तियों के कंडीशन के बारे में आप लोगों को बताना है कि वे लोग शहरों में किस कंडीशन में रहते हैं। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, What did national policy for urban slum dwellers framed in January 2004 state? So जनवरी 2004 में अर्बन स्लम ड्वेलर्स के लिए कौन से नेशनल पॉलिसी को फ्रेम किया गया था। आपका तीसरा क्वेश्चन है, गिव सम एग्जांपल ऑफ अर्बन पुअर। सो आपको अर्बन पुअर यानी कि शहरों में रहने वाले जो गरीब व्यक्ति है, सो उनके कुछ एग्जांपल को देना है कि कौन से व्यक्ति बेसिकली अर्बन पुअर होते हैं। एंड आपका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द वैल्यूज विच अकॉर्डिंग टू यू आर शोइंग लैकिंग इन अर्बन पुअर। सो आपके अकॉर्डिंग वे कौन से वैल्यूज है, वो कौन से सिद्धांत है जो कि शहरों में रहने वाले जो अर्बन पुअर है उन लोगों में नहीं होता है, उन लोगों में हमें नहीं दिखता है। सो आपको इन चारों ही क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। सो आई एम प्रोवाइडिंग यू द आंसर, यू प्लीज चेक इट। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 भी एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। सो अगर आप चाहो देन आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो। सो इस पैराग्राफ का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु गेव दिस स्टेटमेंट। सो ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है एंड ये स्टेटमेंट आपको अपने 4th चैप्टर में मिल जाएगा, एग्जीक्यूटिव फ्रॉम योर फर्स्ट बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। सो ये जो स्टेटमेंट है ये किनके द्वारा दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द आर्टिकल 74(1). सो आपको आर्टिकल 74(1) को डिस्क्राइब करना है कि ये कौन सा आर्टिकल है, इस आर्टिकल में क्या बता रखा है। एंड आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, मेंशन 2 रियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। सो आपको प्रेसिडेंट के 2 रियल पावर्स के बारे में बताना है कि प्रेसिडेंट के पास कौन सा 2 रियल पावर होता है। नाउ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली एक पिक्चर बेस्ड, एक कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है। सो ये पिक्चर आपको अपने 5th चैप्टर में मिल जाएगा, राइट्स फ्रॉम योर सेकंड बुक पॉलिटिकल थ्योरी। सो पेज नंबर 71 में आपको ये कार्टून मिल जाएगा। सो आपका पहला क्वेश्चन है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19 इज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। सो राइट टू इंफॉर्मेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट एनी 2 राइट्स अपार्ट फ्रॉम राइट टू इंफॉर्मेशन। सो राइट टू इंफॉर्मेशन के अलावा आपको 2 दूसरे राइट्स के बारे में लिखना है। एंड तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई राइट्स आर वेरी एसेंशियल। सो हमारे पास जो राइट्स होते हैं, हमारे पास जो अधिकार होते हैं, वो हमारे लिए इतना ज़्यादा एसेंशियल क्यों होते हैं, वो हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। सो अगेन आई एम प्रोवाइडिंग यू द आंसर, यू प्लीज चेक इट। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 बेसिकली एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द स्टेट्स व्हिच हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन द गिवन मैप, आल्सो मेंशन द कैपिटल ऑफ दोज स्टेट। सो बेसिकली इस मैप में
5 स्टेट को मार्क किया गया है एज ए, बी, सी, डी एंड ई। सो इन पांचों स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि बेसिकली इन सारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। सो आपको इन पांचों स्टेट को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा स्टेट है और साथ ही आपको इन पांचों स्टेट की कैपिटल को भी लिखना है। सो ये जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके 5th चैप्टर से पूछा गया है, लेजिस्लेचर, फ्रॉम योर फर्स्ट बुक। सो आपको पेज नंबर 103 में ये मैप मिल जाएगा। सो जिस स्टेट को पॉइंट नंबर ए मार्क किया गया है वो है जम्मू एंड कश्मीर। बट आज के टाइम पीरियड में जम्मू एंड कश्मीर में बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है। सो जैसे कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, सो उस टाइम पीरियड में जम्मू एंड कश्मीर में बाइकैमरल लेजिस्लेचर था, बट आज के टाइम पीरियड में जम्मू एंड कश्मीर में बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है। सो बेसिकली 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया, सो उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर में बाइकैमरल लेजिस्लेचर को हटा दिया गया। नाउ वो स्टेट जिसको बी मार्क किया गया है वो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, एंड उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ। सो बेसिकली यूपी में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। नाउ वो स्टेट जिसको सी मार्क किया गया है वो है बिहार, एंड बिहार का कैपिटल है पटना। नाउ वो स्टेट जिसको डी मार्क किया गया है वो है महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। एंड वो स्टेट जिसको ई मार्क किया गया है वो है कर्नाटका, एंड कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलुरु। सो बेसिकली यूपी, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, सो इन चारों स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बट इन 4 स्टेट के अलावा और भी ऐसे 1-2 स्टेट है जिन सारे स्टेट में हमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। बट इस क्वेश्चन में आपको इन चारों ही स्टेट को आइडेंटिफाई करना है। सो विद दिस आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट होता है। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। सो ये पिक्चर आपको अपने 3rd चैप्टर में मिल जाएगा, इक्वलिटी, फ्रॉम योर 2nd बुक पॉलिटिकल थ्योरी। सो पेज नंबर 35 में आपको ये पिक्चर मिल जाएगा। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ डिस्टिंक्शंस इज डायरेक्टेड बाय साइन गिवन इन द पिक्चर। सो इस पिक्चर में जितने भी साइन आपको दिख रहे हैं, सो ये सारे ही साइन किस तरीके के डिस्टिंक्शंस को यानी कि किस तरीके के डिफरेंसेस को, किस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को डायरेक्ट कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है राइट 2 टाइप ऑफ इक्वलिटी। सो आपको 2 तरीके की इक्वलिटी के बारे में लिखना है। एंड आपका तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल से आप क्या समझते हैं। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। What do you understand by the right to national self-determination and how has this idea resulted in both formation of and challenges to the nation state? So ये क्वेश्चन आपके 2nd बुक के 7th चैप्टर से पूछा गया है, नेशनलिज्म। सो राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन से आप क्या समझते हैं और इस आइडिया ने किस तरीके से, यानी कि राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो आइडिया है, सो इस आइडिया की वजह से किस तरीके से हमें नेशन स्टेट में फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ इस आइडिया की वजह से ही हमें नेशन स्टेट में बहुत सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलता है। सो क्वेश्चन नंबर 22 में इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया गया था, यानी कि दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। सो दूसरा क्वेश्चन है द एम्फेसिस ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म इज नॉट ऑन सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट बट मोर ऑन अदर मैटर्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। सो ये क्वेश्चन आपके 2nd बुक के 8th चैप्टर से पूछा गया है, सेक्युलरिज्म। सो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि हमारा जो इंडियन सेक्युलरिज्म है, इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है, सो हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म का सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंस नहीं है, ये फीचर नहीं है कि वो रिलीजन को स्टेट से सेपरेट रखता है, रिलीजन को स्टेट से अलग रखता है, बट इसके अलावा भी हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म का और भी अदर मैटर्स में और भी कई दूसरे मैटर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म का और भी कई फीचर्स है। सो आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली आपको इंडियन सेक्युलरिज्म को एक्सप्लेन करना है कि हमारा जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज का जो सेक्युलरिज्म है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। What do you understand by political theory and what do we study in political theory? So ये क्वेश्चन आपके 2nd बुक के 1st चैप्टर से पूछा गया है, political theory and introduction. So आप political theory से क्या समझते हैं और हम political theory में किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं, क्या स्टडी करते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 23 में भी इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया गया था. सो द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन and what in your view could be a reasonable restriction on this freedom. So ये क्वेश्चन आपके सेकंड बुक के सेकंड चैप्टर से पूछा गया है फ्रीडम. सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हैं और आपके व्यू में यानी कि आपके ओपिनियन में हमारा जो फ्रीडम है सो हमारे फ्रीडम के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या हो सकते हैं. ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. सो क्वेश्चन नंबर 24 आपके करंट सिलेबस में नहीं है. आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25. सो क्वेश्चन नंबर 25 भी आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है सो उस सिलेबस से नहीं पूछा गया है. आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 26. सो क्वेश्चन नंबर 26 आपके करंट सिलेबस से पूछा गया है. सो आपका पहला क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग एक्सप्लेन. सो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बेसिकली बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है जो कि हमने दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है. सो इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है. सो इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक बैग ऑफ बोरोइंग क्यों कहा जाता है और क्या ये कहना सही है, क्या हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सच में एक बैग ऑफ बोरोइंग है. सो इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है. सो क्वेश्चन नंबर 26 में भी इंटरनल चॉइस दिया गया था. सो द सेकंड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 इज which of the fundamental rights is in your opinion the most important right and why? Summarize its provision. So basically आपके अकॉर्डिंग आपके ओपिनियन में आपके व्यू में वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि जिस फंडामेंटल राइट को आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है सो किस रीज़न की वजह से वो फंडामेंटल राइट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ यू हैव टू समराइज इट्स प्रोविज़न, यानी कि उस फंडामेंटल राइट के प्रोविज़न को आपको समराइज करना है, उसको डिफाइन करना है, उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है. ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 which is the last question of this question paper. So the question is what are the provision given in the Indian Constitution which makes center more powerful than state? So ये क्वेश्चन आपके 7 चैप्टर से पूछा गया है from your first book फेडरलिज्म. सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से प्रोविजंस है जो कि हमारे सेंटर को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाता है एज कम्पेयर टू द स्टेट, यानी कि एज कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट. सो क्वेश्चन नंबर 27 में भी इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया गया था. सो द क्वेश्चन इट व्हाट चेंजेस केम इन पंचायती राज आफ्टर द 73rd अमेंडमेंट. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब 73rd अमेंडमेंट किया गया था सो इस अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज का जो सिस्टम था उसमें क्या चेंजेस किए गए. एंड ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट बुक के 8 चैप्टर से पूछा गया है लोकल गवर्नमेंट. तो विद दिस लास्ट क्वेश्चन हमने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया. एंड लकीली इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, इवन मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपके लेटेस्ट सिलेबस से मैच करते हैं. सिर्फ एक दो ही ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपके सिलेबस से नहीं पूछे गए थे. सो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद ही एग्जाम देने जाना. सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल कि अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर वाला वीडियो है, अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज चेक इट. यू विल गेट द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और साथ ही साथ अगर आपको क्लास 11 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर इंग्लिश के भी लेटेस्ट सैंपल पेपर वाला वीडियो देखना है देन आपको सारे वीडियोस का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा ऑफ क्लास 11 सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. सो प्लीज चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट. एंड प्लीज कमेंट में डाउन कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहना चाहते हैं. एंड ऑल्सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए. सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं. सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.